Good morning everyone, myself Sahaban Arshad and I welcome you on the YouTube channel of St. Joseph Public School, Tonk. In our previous lectures, we discussed some basic attempts of classification of elements, in which first we discussed Daubernia's triad and then we discussed Newland's octave rule. In Daubernia's triad, we discussed that we arrange the elements in a group of 3 elements according to their similar physical and chemical properties, and in Newland's octave rule we used musical theory to arrange the element in a particular order of their atomic mass and physical and chemical properties. Now in this lecture we are going to discuss a very important topic related to classification of elements, and that is Mendeleev's periodic table. Mendeleev's periodic table को हम आज की पेरियोडिक टेबल की नींव भी बोल सकते हैं। यही वो पेरियोडिक टेबल थी जहां से हमें एक्चुअल में पता चला कि किस तरह से हम एलिमेंट्स को बिल्कुल सही सीक्वेंस में जमा सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, वो हमें मेंडलीव्स पेरियोडिक टेबल से पता चला। So first let's discuss the scientist who discovered this periodic table, and he was none other than Dmitry Ivanovich Mendeleev. दिमित्री मेंडलीव वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये पेरियोडिक टेबल तैयार की। ये रशिया के साइंटिस्ट थे। इन 1834 ही वॉज बोर्न एंड ही स्टडीड इन सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी। अपने इनिशियल डेज से ही, अपने यूनिवर्सिटी डेज से ही इनको खासा इंटरेस्ट था एलिमेंट्स को अरेंज करने और उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ का पता लगाने में। तो जब इन्होंने अपनी स्टडी, जब ये अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, जब इन्होंने स्टार्ट किया तो उस टाइम तक लगभग 55 to 56 elements were known, but he realized that there are so many elements which are going to discover in previous years. ठीक है, तो धीरे धीरे इनको ये पता चला कि आगे बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे आएंगे जो डिस्कवर होना बाकी हैं, यानी यहाँ पर सिर्फ 56 या 57 एलिमेंट्स ही नहीं है, कई और एलिमेंट्स मौजूद हैं जो आगे डिस्कवर हो सकते हैं। तो जब इन्होंने अपना फाइनल अटेम्प्ट किया पेरियोडिक टेबल बनाने के लिए, तब तक नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हो चुके थे 63। देयर वर 63 एलिमेंट्स नॉन एट दैट टाइम। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, किस तरह से पेरियोडिक टेबल को अरेंज किया, क्या इनके पैरामीटर्स थे उन एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए, वो हम देखते हैं। देखिए, इन्होंने बेसिकली 2 चीज़ें चूज़ की, 2 बेसिक प्रॉपर्टीज़ चूज़ की अपनी पेरियोडिक टेबल को अरेंज करने के लिए। इसमें पहली प्रॉपर्टी थी दैट वाज एटॉमिक मास। देखिए, एटॉमिक मास कोई नई प्रॉपर्टी नहीं है। इससे पहले जो साइंटिस्ट आए थे, डॉबर्नियर एंड न्यूलैंड, इन दोनों ने भी एटॉमिक मास को ही अपना मेन पॉइंट बनाया था टू अरेंज द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, सेकंड जो इन्होंने फैक्टर चूज किया दैट वाज हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट्स। ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि इन्होंने ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स को ही चूज़ क्यों किया। देखिए, हमारे एनवायरनमेंट में कोई भी एलिमेंट अपनी फ्री फॉर्म में नहीं पाया जाता है। ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी ऑक्साइड्स या हाइड्राइड्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हाईली रिएक्टिव होते हैं और ये किसी भी एलिमेंट के साथ आसानी से रिएक्ट कर जाते हैं और ऑक्साइड और हाइड्राइड्स बनाते हैं। तो क्योंकि हमारी अर्थ क्रस्ट में, हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्साइड और हाइड्राइड्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, आसानी से मिल जाते हैं, इसलिए इन्होंने जो प्रॉपर्टी चूज़ की वो ऑक्साइड और हाइड्राइड्स चूज़ की। तो एक्चुअल में इन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग जमाना शुरू किया। साथ के साथ इन्होंने ऑक्साइड और हाइड्राइड्स पर पेनी नज़र रखी कि किस तरह से ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स में वेरिएशंस आते हैं एलिमेंट्स के अंदर। अब अपने इन 63 एलिमेंट्स को जमाने के लिए, इन 63 एलिमेंट्स को ठीक से अरेंज करने के लिए एक बहुत ही आसान तरीका इन्होंने सोचा, और वो थे प्लेइंग कार्ड्स। जिस तरह से हमारा प्लेइंग कार्ड होता है, उसी तरह से इन्होंने 63 छोटे छोटे ब्लैंक कार्ड्स लिए और हर एक ब्लैंक कार्ड पर एक एलिमेंट का नाम लिखा और साथ के साथ उसका एटॉमिक मास लिखा, और उस एटॉमिक मास के नीचे इन्होंने उसके बनने वाले ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स का डिस्क्रिप्शन लिखा। ठीक है, यानी मैं बोल सकता हूँ 63 जो इनके कार्ड्स थे, हर एलिमेंट के कार्ड पर या हर कार्ड के ऊपर एक एलिमेंट का एटॉमिक मास और उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज मौजूद थी। ठीक है, ये 63 कार्ड्स बनाने के बाद इन्होंने हर एक कार्ड को या हर एक एलिमेंट को अपने एटॉमिक मास के ऑर्डर में जमाना शुरू किया।
तो चलिए देखते हैं कैसे थे ये 63 कार्ड्स, किस तरह से इन्होंने अरेंज किया था, उसको समझने के लिए हम कोशिश करते हैं। जो पहला कार्ड इन्होंने बनाया दैट वाज ऑब्वियसली ऑफ लिथियम। लिथियम का एटॉमिक मास होता है 7 और इसके बनने वाले जो ऑक्साइड्स होते हैं देयर आर Li2O, ठीक है। सेकंड कार्ड वाज बेरिलियम। बेरिलियम्स एटॉमिक मास इज 9 एंड बनने वाला ऑक्साइड था BeO। उसके बाद नेक्स्ट वन वाज बोरॉन। बोरॉन्स एटॉमिक मास इज 10 और बनने वाला ऑक्साइड B2O3। देन कार्बन, हमें मालूम है कार्बन जो मोस्ट कॉमन ऑक्साइड बनाता है दैट इज CO2। आफ्टर दैट नाइट्रोजन। एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14 और नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो वेरियस टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स बनाता है, कोई एक टाइप का नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं बनाता। इट इज हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स ऑक्सीजन एंड दैट्स व्हाई इट फॉर्म्स वेरियस टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स। सो बेसिकली वी कैन से वेरियस टाइप ऑफ ऑक्साइड्स एंड वी कैन राइट NO, NO2, N2O, N2O3 एंड मेनी अदर्स, राइट। नेक्स्ट ऑक्सीजन को इन्होंने चूज किया। देखिए ऑक्सीजन जो खुद है वो दूसरों को ऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। जब किसी एलिमेंट से ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो उसे ही हम ऑक्साइड कहते हैं। तो ऑक्सीजन खुद ऑक्साइड बनाने वाला है, तो क्या इसका ऑक्साइड होगा? इसका कोई ऑक्साइड पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम इसका एटॉमिक मास लिख सकते हैं दैट इज 16 और ये ऑक्साइड नहीं बनाता बल्कि ये ऑक्साइड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देन फ्लोरीन। फ्लोरीन्स एटॉमिक मास इज अप्रोक्सीमेटली 19 और आपको मालूम है फ्लोरीन्स आर हाईली रिएक्टिव, दे डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इजीली, और अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर भी जाए तो भी ये फ्लोराइड्स बनाते हैं क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। तो मैं बेसिकली बोल सकता हूं कि हम फ्लोरीन के ऑक्साइड्स यहाँ कंसीडर नहीं करेंगे, बल्कि हम एक ऐसा कोई प्रोडक्ट लेंगे, कोई ऐसा कंपाउंड लेंगे जो फ्लोरीन आसानी से बनाता है। तो देखिए फ्लोरीन और अदर हैलोजेंस दे आर सॉल्ट प्रोड्यूसिंग। किसी भी मेटल के साथ जुड़कर, मेटल कौन से? एस ब्लॉक के मेटल्स, उनके साथ जुड़ के ये सॉल्ट बनाता है, तो मैं लिख सकता हूं दे आर सॉल्ट प्रोड्यूसिंग। और इसके बाद जो एलिमेंट आया दैट वाज सोडियम। सोडियम्स एटॉमिक मास इज 23.5 एंड इससे बनने वाला जो ऑक्साइड था वो था Na2O। इन सारे कार्ड्स में आप एक चीज देख रहे हैं, अभी तक कोई भी एक ऐसा ऑक्साइड नहीं था जो रिपीट हो रहा हो, ठीक है। लिथियम हमारा Li2O एक ऑक्साइड बना रहा था, उसके बाद BeO ये मोनो ऑक्साइड था, फिर B2O3, लेकिन कहीं भी आपको ऑक्साइड का रिपीटेशन नजर नहीं आ रहा था। लेकिन जब हम लिथियम का कंपैरिजन सोडियम से करें, जब हम लिथियम का कंपैरिजन सोडियम से कर रहे हैं तो यहां पर दोनों सेम टाइप ऑफ ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और साथ के साथ लिथियम और सोडियम की अदर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी काफी सिमिलर थी। फॉर एग्जांपल बोथ लिथियम एंड सोडियम दे आर मेटल्स एंड दे आर हाईली रिएक्टिव। तो यहां से जो मेंडलीव थे उन्हें पता लगा कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के सीक्वेंस में जमाना शुरू करें, इफ वी अरेंज द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, तो एलिमेंट्स के अंदर पेरियोडिसिटी शो होती है। पेरियोडिसिटी का यहां मीनिंग है कि कुछ टाइम बाद आने वाले एलिमेंट्स पहले अरेंज किए गए एलिमेंट्स से बिल्कुल सिमिलर होते हैं, काफ़ी मिलते जुलते हैं। और यहीं से उन्होंने क्या किया, जो सेम फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स थे, जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम थी, उसको क्या किया, साथ साथ रखना शुरू कर दिया। यानी वो आगे नहीं बढ़े और सोडियम जैसे ही आया, जो कि किससे सिमिलरिटी शो कर रहा था, लिथियम से सिमिलरिटी शो कर रहा था, तो सोडियम को इन्होंने किसके नीचे ला के अरेंज कर दिया, लिथियम के नीचे ला करके अरेंज कर दिया। तो मैं यहां पर सोडियम को कहां रख सकता हूं, वी कैन अरेंज द सोडियम देयर, इस तरह से। क्यों? क्योंकि सोडियम सिमिलरिटी शो कर रहा था लिथियम से, सेम टाइप का ऑक्साइड बना रहा था। इसके बाद आने वाले जो एलिमेंट्स थे, नेक्स्ट एलिमेंट जो था दैट वाज
मैग्नीशियम्स एटॉमिक मास इज 25 और ये जो ऑक्साइड बनाता है दैट इज MgO। वी नो MgO और BeO सेम टाइप ऑफ ऑक्साइड्स हैं, दे आर मोनो ऑक्साइड। तो यहाँ भी इन दोनों ने सिमिलरिटी शो की, साथ के साथ दोनों ही की वैलेंसी भी सेम होती है, दोनों ही मेटल्स हैं, दोनों ही हाईली रिएक्टिव हैं। बोरोन के बाद एल्यूमिनियम, बोरोन के नीचे एल्यूमिनियम को रखा गया। एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27 और ये भी Al2O3 किसके जैसा ऑक्साइड बना रहा है, बोरोन के जैसा ऑक्साइड बना रहा है, यानी कि दोनों सेम प्रॉपर्टीज रखते हैं। कार्बन के नीचे सिलिकॉन को रखा गया बिकॉज इनकी भी प्रॉपर्टीज क्या थी, सेम थी। SiO2 इनका ऑक्साइड था। इस तरह से अब एटॉमिक मास के सीक्वेंस में जब एलिमेंट्स को रखा गया तो सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स अब रिपीट हो रहे थे, जो अपने से ऊपर वाले एलिमेंट से क्या शो कर रहे थे, सिमिलरिटी शो कर रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से ये एलिमेंट्स को अरेंज करते गए और इस तरह से क्या बन गई, एक पेरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन हो गया एंड दैट पेरियोडिक टेबल इज नोन एज मेंडलीव पेरियोडिक टेबल। देखिए ये आज की डेट में मेंडलीव पेरियोडिक टेबल बोली जाती है। जब मेंडलीव ने खुद ने इस पेरियोडिक टेबल को बनाया था तब इसका नाम मेंडलीव पेरियोडिक टेबल नहीं था, बल्कि इसका नाम था द पेरियोडिक सिस्टम। तो मेंडलीव ने जो पेरियोडिक टेबल बनाई थी उसका नाम क्या था, द पेरियोडिक सिस्टम। इस पेरियोडिक सिस्टम को मेंडलीव ने बनाया था, जिसे आज हम मेंडलीव पेरियोडिक टेबल बोलते हैं। और इस पेरियोडिक टेबल की वजह से ही मेंडलीव को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ पेरियोडिक टेबल भी बोला जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ पेरियोडिक टेबल कौन है, जी हाँ, दिमित्री मेंडलीव इज द फादर ऑफ पेरियोडिक टेबल। ठीक है, इस पेरियोडिक टेबल को इस तरह से कार्ड्स को अरेंज करने के बाद ये समझ गए कि किस तरह से एलिमेंट्स में पेरियोडिसिटी शो होती है, और इन्होंने एक लॉ जनरेट किया, एक लॉ दिया जिसको हम मेंडलीव्स पेरियोडिक लॉ बोलते हैं। और ये पेरियोडिक लॉ क्या कहता है वो हम देखते हैं, दैट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर periodic function of their atomic masses। ठीक है, पेरियोडिक फंक्शन यानी ऐसा फंक्शन जो कुछ टाइम के बाद वापस रिपीट होने लगता है, जो कि हमारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज थी। तो इस तरह से मेंडलीव ने एक लॉ जनरेट किया, एलिमेंट्स को उन्होंने कार्ड्स के अंदर लिखा, उनको जमाया और फिर एक पेरियोडिक टेबल बनाई। और इस पेरियोडिक टेबल के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इस क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।